तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की पहली क्लास है ऑनलाइन और आज हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पावर इन एसी सर्किट। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है कि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। टफ क्या लगता है कि इसमें थोड़े से एक्चुअली रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, इसमें बच्चे जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा जाए और कोशिश किया जाए जिसमें डेरिवेशन है, डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, उसको याद तो ठीक है, याद तो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उसको याद करने का भी एक सिंपल तरीका हम लोग निकालेंगे कि कैसे उसको याद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फर्दर डिले ना करते हुए हम लोग आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी तक जो है ना कि हम लोगों ने जो डीसी सर्किट में जो पावर पढ़ा है ना, जो हम लोगों ने डीसी सर्किट में पावर पढ़ा है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिंपल वोल्टेज इनटू करंट। मतलब कि जैसे हम लोग के पास क्या होता था, पहले एक एलिमेंट होता था, ठीक है ना, डीसी सर्किट में एक एलिमेंट होता था। हम लोग को अगर इसमें करंट पता चल जाए I और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाए, ठीक है ना, ये V, तो हम लोग इसमें पावर इजीली डिफाइन कर सकते थे या कैलकुलेट कर सकते थे, जो हम लोग क्या बोलते थे, V इंटू I। अब देखो, इसमें क्या होता था ना कि अब ये पावर डिलीवर्ड है या एब्जॉर्ब है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही एक कन्वेंशन तैयार कर दिया था अपने हिसाब से कि जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मतलब पावर और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, डिलीवर होगा। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट हमारा अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा, डिलीवर होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है ना कि पावर तो एक्चुअली में वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है, मगर एसी सर्किट में क्या होता है ना, एसी सर्किट में हम लोग का इतना आसान नहीं होता है ये पावर कैलकुलेट करना। जो ये पावर दिख रहा है ना, सिंपल वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हमारे एसी सर्किट में ऐसा इतना इजी नहीं हो पाता है कि हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज और करंट निकाल दिए और तुरंत जो है मल्टीप्लाई करके पावर निकाल दी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो एसी सर्किट होता है ना, एसी सर्किट में ये वोल्टेज भी हमारा टाइम वेरिंग होता है, ठीक है ना, वेरिंग होता है, और करंट भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, इसको भी डिपेंडेंट ही कर देते हैं, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वोल्टेज भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है और करंट भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इजीली ये देख पा रहे होंगे कि पावर भी जो हमारा आएगा ना, पावर भी आएगा हमारा टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा, टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, पावर ही हमारा टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर ये पावर टाइम डिपेंडेंट आ गया ना तो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पावर को कैलकुलेट करना, ओवरऑल पावर को कैलकुलेट करना, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे पावर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा इसलिए क्योंकि पावर हमारा टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट क्यों आया, क्योंकि हमारा एसी सर्किट में वोल्टेज भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है और करंट भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है। समझ पा रहे हैं? तो मेन प्रॉब्लम हमारी एसी सर्किट में क्यों आती है पावर को स्टडी करने में या पावर को समझने में, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस, इसी को इंस्टेंटेनियस पावर होता है। मैं डिफाइन करूंगा इसको आगे, हम लोग प्रोसेस में इसको डिफाइन करेंगे। एक्चुअली ये जो पावर आती है ना हमारी टाइम डिपेंडेंट आ जाती है। टाइम डिपेंडेंट जब आ जाती है तो हम लोग एक्चुअली ओवरऑल पावर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ पावर हमारी चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो अब यहीं से हमारा एसी पावर एनालिसिस, जो पावर कंसेप्ट है हमारे एसी में, वो यहीं से स्टार्ट होता है और हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है ना, समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिराइव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे प्रोसेस, और इसको कैसे इजी वे में समझा जा सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ, और ये है मेरा Z आप जानते हैं क्या है, Z एक कॉम्प्लेक्स Z एक हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, Z एक हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसके साथ क्या होगा, बस समझ आइए कि ये एलिमेंट है, सिंपल एक एलिमेंट है। इसमें रेजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमको इससे मतलब नहीं है।
मगर आप लोग एक चीज जानते हैं, अगर ये एसी सर्किट है, ठीक है, एसी सर्किट है, तो यहां पर वोल्टेज कैसी आएगी, टाइम वेरिंग नेचर की आएगी। अब ये कैसी आएगी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं इसकी, ठीक है ना। और जब वोल्टेज आपकी टाइम वेरिंग है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो करंट इसमें आएगी ना वो भी कैसी आएगी, टाइम वेरिंग ही आएगी, टाइम वेरिंग ही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसा सोर्स है, आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि करंट जो है ना, करंट वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। किसी भी सर्किट में जैसा वोल्टेज होता है ना उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, उसी की तरह करंट फ्लो करता है, ठीक है। सेम नेचर का नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि ठीक है अगर साइन ओमेगा टी, तो जरूरी नहीं है कि साइन ओमेगा टी हो जाए, मगर हाँ अगर ये टाइम वेरिंग है तो ये भी टाइम वेरिंग होगा, ठीक है ना, समझिए। चलिए अच्छा, तो अब हमको एक बात बताइए, इस एलिमेंट के अक्रॉस हम लोग पावर कैसे लिख सकते हैं, पावर 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 भी टाइम वेरिंग होगा, ठीक है ना। सिंपल क्या हो जाएगा आपका, Vt इंटू आई टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, Vt इंटू आई टी, सिंपल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस दैट एलिमेंट, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि यहां पे पावर कितनी आ रही है, Vt इंटू आई टी, ठीक है। अब ये जो टाइम डिपेंडेंट पावर आ रही है ना, टाइम डिपेंडेंट पावर आ रही है, यहीं से आया कंसेप्ट आपका इंस्टेंटेनियस पावर का, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर किसी को बोलते हैं, जो टाइम डिपेंडेंट पावर आई है ना, सिंपल किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज और किसी इंस्टेंट पे करंट का मल्टीप्लिकेशन किसी भी सर्किट में या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस आपका क्या दे देगा, उस एलिमेंट के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पावर दे देगा, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस पावर दे देगा। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर को। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, सिंबल इसका क्या यूज करेंगे, पीटी, आई थिंक पता नहीं रेड पेन लिखेगा नहीं, कोई और कलर की पेन यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है, रेड मेरे को आइडिया नहीं है दिखेगा कि नहीं सही से, ठीक है ना, पीटी, ठीक है। ये जो पावर आया ना पीटी, इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपली इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vt and इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, It। समझ पा रहे हैं, सिंपल जो हम लोग ने जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, जो ये चीज ऊपर लिखी हुई है ना, सिंपल मैंने उसी को बस क्या किया है कि सिंपल स्टेटमेंट में मैंने उतार दिया। यही होती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना। ये आपकी डेफिनेशन एक हो गई, जिसको आप लोग अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं, नोट्स में उतारना ही है, उतार सकते नहीं है, उतारना ही है। और याद रखिएगा सिंपल, आप लोग अगर ये प्रोडक्ट टर्म याद रखेंगे, उसी से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इंस्टेंटेनियस पावर होती क्या है। इंस्टेंटेनियस पावर सिंपली क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vt, ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियस करंट It, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं जी। चलिए ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं इसी पावर के फर्दर डेरिवेशन पर, और इसी का डिराइव करके हम लोग एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं प्रोसेस दिखाऊंगा, अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यहीं से एवरेज पावर का कंसेप्ट निकालते हैं, ठीक है ना, एवरेज पावर का, ठीक है। चलिए ये लग रहा है कुछ मार का दिया, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग ने क्या लिखा था कि इंस्टेंटेनियस पावर आपका क्या होगा, Vt इंटू आई टी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने एसी सर्किट में। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसी सर्किट में देखिए, हम लोग कोई भी एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को साइनोसाइडल मान के करते हैं, ठीक है ना, साइनोसाइडल मान के करते हैं, क्योंकि
ऐसा मतलब देखिए साइन जो फंक्शन होता है ना, साइन फंक्शन जो होता है ना, उसके बारे में हमको तमाम तरह की इंफॉर्मेशन पता होती है और इजीली हम लोग को वो कैलकुलेट भी कर लेते हैं। जैसे उसकी आरएमएस हो गई, उसकी पीक वैल्यू हो गई, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, उसका फेज हो गया, जो भी है वो हम लोग डायरेक्टली साइन जो फंक्शन है उसको देख के ही बता सकते हैं कि उसका क्या क्या मतलब वैल्यू होगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम लोग साइन फंक्शन का यूज करें, मतलब साइनसॉइडल सोर्स ही यूज करें, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या माने, प्योर साइन मैं फंक्शन मान के कर रहा हूं, ठीक है ना, प्योर साइन फंक्शन मान के कर रहा हूं कुछ फेज डिफरेंस के साथ, ठीक है ना। फेज डिफरेंस आप समझते हैं कि कितना एंगल में डिफरेंस आएगा उसके, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लीजिए अगर हमारा Vt जो यहां पर है क्या है आपका Vm, ये हो गई इसकी एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी प्लस कुछ थीटा भी। देखिए ये जो थीटा भी है ना, ये जो थीटा भी है ना, ये मैं आर्बिट्री मान के चल रहा हूं। आर्बिट्री मतलब इमेजिन किया हूं मैंने अपनी तरफ से, ठीक है ना। इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी नहीं है इन द सेंस कि मैंने माना हुआ है इसको अपनी तरफ से कि हो सकता है भाई इसके अंदर कोई फेज डिफरेंस हो सकता है ना हो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वोल्ट, ठीक है वोल्ट। अब इसी तरह हम लोग IT लिख लें किसी सर्किट में, ठीक है। IT कैसा होगा, मान लीजिए यहां पर Im साइन ओमेगा टी प्लस कुछ थीटा आई। अब ये थीटा आई कितना होगा इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, हम बस कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ इसका एंगल कुछ थीटा आई आ रहा होगा, हो सकता है ये थीटा आई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमको। हम बस ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें कुछ फेज डिफरेंस आ रहा होगा करंट में, जिसमें ये इसका पीक वैल्यू हो गई, ये इसकी साइन टर्म हो गई, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये इसका क्या हो गया, सिंपल करंट फेज, करंट फेज। और ये क्या हो गया ऊपर इसी तरह वोल्टेज फेज, ठीक है ना, सिंपल। ये हो गया ये हो गया आपका वोल्टेज फेज थीटा भी, और ये हो गया करंट फेज, ठीक है ना, सिंपल। चलिए अब वही सिंपल इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। क्या करते थे हम लोग, Vt इंटू आई टी, सिंपल, ठीक है ना। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, Vt इंटू आई टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा Vm Im, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भी, ठीक है। एक ये टर्म आ गई और इनटू में क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि देखिए इंस्टेंटेनियस पावर के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, आपको यहां से दिख पा रहा होगा इस एक्सप्रेशन से। अगर हमारा कोई एसी सर्किट आ गया, एसी सर्किट आ क्या गया, एक्चुअली हम लोग एसी सर्किट ही यूज करते हैं हर जगह, हमारे घर में भी एसी आता है। तो देखिए कितना दिक्कत हो रही है, कितना अजीब सा टर्म बन रहा है, साइन का प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ थीटा भी थीटा आई, टाइम डिपेंडेंट है। अब इसके बारे में हम क्या बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे। अब इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं भाई, हो सकता है इसको साइन कॉज में आप तोड़ेंगे, ठीक है, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो ठीक है लगाएंगे, वो बात सही है। मगर यहाँ पे देखिए टाइम डिपेंडेंट है ना, ये टाइम डिपेंडेंट है। अब इसके लिए हमको क्या होगा ना कि अगर हमको पावर कैलकुलेट करनी होगी ना ओवरऑल, तो हम लोग ओवरऑल पावर नहीं बता पाएंगे इतनी आसानी से इसी एक्सप्रेशन को देखते हुए, ठीक है ना। इसी एक्सप्रेशन को देखते हम लोग ओवरऑल पावर नहीं बता पाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट टर्म आ गई, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना, टाइम के साथ ये टर्म चेंज होती रहेगी। अब यहीं पर आप क्या करिए, अब इसको क्या कर सकते हैं कि चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर क्या लगा लीजिए, यहां पर क्या लगा सकते हैं आप लोग, कॉस ए और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, हो सकता है कि इसको याद ना हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर ने क्या लिख दिया। आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली इसी तरह कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो हम लोग ये टर्म कैसे बता सकते हैं, ये टर्म कैसे बता सकते हैं, ये कहां से आई होगी, अगर हम लोग कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कर दें। इसका मतलब अगर ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो हम लोग क्या कर दें, इक्वेशन 2 में से माइनस इक्वेशन 1 कर दें, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, डायरेक्टली इसको मैं कर रहा हूं, डायरेक्टली इसको मैं कर रहा हूं।
वो एक्चुअली कॉल आ रहा था, इस वजह से मेरे को थोड़ा लिखना पड़ा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग PT VM IM बाहर ले लेंगे। ठीक है, VM IM बाहर ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर VM IM के बाद क्या आ जाएगा, आ जाएगा इसका आपका cos थीटा V माइनस थीटा I। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका अब मैं इसको अब सिंप्लीफाई करके फिर फॉर्मूला लगा के करना नहीं चाह रहा हूँ। आप लोग अपने एंड पे कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कोई बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। ठीक है, और ये आ जाएगा ठीक है, ये कुछ आएगा आपका, ठीक है ना, ये कुछ आएगा आपका। ठीक है, ये अब इसको क्या कर दिया आप, 2 बाहर ले दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद साइन कॉस का फॉर्मूला लगाने के बाद उसके बाद हमारे पास ये कुछ एक ये पावर आई है हमारे पास। पावर क्या आई है, ये एक्सप्रेशन आया है, ये एक्चुअली में वही एक्सप्रेशन है, मगर इसको हम लोगों ने एक सिंपल तरीके से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है ना, अब ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, अभी फिलहाल मैं इसको रब करूंगा इसके अगला स्टेप करने के लिए। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग अभी दोबारा से लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसको मैं रब करता हूँ। तो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था, VM IM बाई 2। ठीक है, VM IM बाई 2 cos थीटा B माइनस थीटा I, cos थीटा B माइनस थीटा I प्लस cos 2 ओमेगा t प्लस थीटा B प्लस थीटा। ठीक है, ये है हमारी लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब इसको भी रब कर लीजिए। देखो क्या है यार कि मेरे को भी ऐसा कुछ फॉर्मूला याद वाद रहता नहीं है, मैं भी डिराइव कर लेता हूँ पेपर ऊपर में, कभी भी कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, इसलिए मैं फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, कुछ फॉर्मूले याद करना ही पड़ता है। चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो अभी भी ये मेरी क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर ही है, अभी हम भी हमारी ये इंस्टेंटेनियस ही पावर है। ठीक है ना, अच्छा जरा इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, क्या ये ऐसा नहीं लिखा है क्या, VM बाई रूट टू इंटू IM बाई रूट 2। मैं खाली इसी टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इस टर्म को कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या ये ऐसे नहीं लिखा है क्या, ऐसा नहीं लिखा है क्या, सिंपल ये रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई करके 2 लिख दी। ठीक है ना, इस टर्म को क्या बोलते हैं आप लोग पहले से जानते हैं, VRMS, और इस टर्म को क्या बोलते हैं पहले जानते हैं, IRMS। ठीक है ना, ये VRMS और IRMS लिखा हुआ है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, VRMS इंटू IRMS यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ पर रख करके डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, VRMS IRMS। ठीक है, VRMS इंटू IRMS। ठीक है, अब ये हमारे पास थोड़ी सी एक फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस पावर पुरानी भी थी जो इसके पहले जो इक्वेशन लिखे थे ना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये वाली कुछ और आ गई, बस मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है और मैं इसी इक्वेशन को आगे लेके फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, या तो मतलब पावर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि यार देखो इंस्टेंटेनियस पावर को देख के तो हम लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एवरेज पावर, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P एवरेज से। एवरेज पावर कुछ नहीं है, सिंपली डिफाइन किया जा सकता है, इसका मैं डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, इट इज
defined as average of instantaneous power in one टाइम पीरियड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब कि हमको क्या करना है, इसको मैथमेटिकली अगर हमको दिखाना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एवरेज कैसे निकालते थे, किसी भी टर्म का एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं एक क्लास आरएमएस एवरेज पे भी लूंगा अभी फर्दर। ठीक है, फर्दर नहीं मतलब टाइम देखते हैं क्या होता है, कैसे मतलब कैसे होता है उसका। ठीक है ना, मगर मैं लूंगा एवरेज और आरएमएस पे भी, उस पर डिफरेंट तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, एवरेज किसी भी टाइम वेरिंग साइनोसाइडल फंक्शन का साइनोसाइडल फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड, और जो हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन होता है dt। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइनोसाइडल, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है, पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है ना, यही एवरेज पावर होती है। एवरेज पावर का डेफिनेशन और एवरेज पावर का फॉर्मूला ये होता है। एवरेज पावर कुछ नहीं है, सिंपली इंस्टेंटेनियस पावर का आप सिंपली एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन करके, ठीक है, उसका एवरेज निकाल लीजिए और वही आपकी एवरेज पावर होती है। ठीक है, सॉरी। तो अब क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। डेफिनेशन हो गई, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, सिंबल लिखनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, वही एवरेज पावर निकालते हैं इस टर्म से। ठीक है, चलिए एवरेज पावर निकालते हैं। तो पी एवरेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज अभी हम लोग लिखा था 1 बाई टी, 0 से टी। ठीक है, पी टी डी टी, यही करेंगे। चलिए अब वही कर लेते हैं यहाँ पर भी, पी एवरेज 1 बाई टी हो गया, 0 से टी। अब इंस्टेंटेनियस पावर सीधे सीधे उठा के यहाँ पे रख दो, वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस क्या है, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, थीटा वी प्लस थीटा आई इंटू डी टी। ठीक है ना, इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो इंटीग्रेशन टर्म्स बन रही है। ठीक है, एक तो ये वाली टर्म हो जाएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा वी माइनस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, और ये हो जाएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, तो चलिए इसको अलग करके लिख लेते हैं, यानी कि पी एवरेज यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस बाहर ही निकाल लेते हैं, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस मैंने बाहर निकाल दिया, और क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन ये हो गया डी टी, प्लस एक हो गया आपका 0 से टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, एक ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक ये इंटीग्रेशन हुआ, दो इंटीग्रेशन हमारे पास आई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्या इसमें इस टर्म में कोई टाइम वेरिंग क्वांटिटी आ रही है क्या, इसमें क्या टाइम का कोई फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा इस इंटीग्रेशन के लिए। ये पूरा का पूरा टर्म एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है ना, अगले स्टेप में इसको देख लेंगे, कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब आ जाइए इस पे, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट होता है। मैं जब आरएमएस या एवरेज पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं अभी इसको डायरेक्टली बस स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर ले रहा हूँ। देखिए, कभी भी किसी भी साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप एक टाइम पीरियड में करते हैं ना, ये आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, चाहिएगा तो अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से, या तो आप लोग कहीं, मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो है ही इसको, अभी नहीं बाद में, मगर वहां पे भी हम लोग प्रूव करेंगे। इतना अभी के लिए याद रखें, किसी भी कोसाइनोसाइडल फंक्शन या तो साइनोसाइडल फंक्शन का इंटीग्रेशन उसके एक टाइम डोमेन, मतलब टाइम डोमेन में उसके 1 टाइम पीरियड में आपका किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
ठीक है ना। अब वो फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टी हो, 3 ओमेगा टी हो या 2 ओमेगा टी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ बोला एक टाइम पीरियड में किसी भी कोसाइन या साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, 0। तो ऑब्वियसली जब आप एवरेज निकाल रहे होंगे तो ये जो डबल फ्रीक्वेंसी वाली जो टर्म आ रही है ना, डबल फ्रीक्वेंसी वाली जो टर्म आ रही है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे स्टेप करते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो हमारा लास्ट में क्या आया था, लास्ट में क्या आया था, पी एवरेज इक्वल्स टू आपका आया था वी आर एम एस आई आर एम एस डिवाइड बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई डी टी प्लस क्या आया था आपका 0, ठीक है ना, 0 आया था, ठीक है ना, 0 आया था। अब देखिए ये वाली टर्म तो खत्म हो गई, ये वाली टर्म खत्म हो गई, तो इसको लिखना ना लिखना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा, ये वाला इंटीग्रेशन, जिसमें ये तो ऑब्वियसली बात है कि कांस्टेंट हो गया, तो इसको भी बाहर ही निकाल लो भाई, इसको भी बाहर ही निकाल लो, तो ये हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस डिवाइड बाई टी, और इसको बाहर निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 से t डी टी, यहाँ पे क्या आ गया 1, बाहर निकालें तो 1 बन गया ना। अब तो आप लोग इसको सिंपल जानते ही हो यार, इसका तो क्या होगा इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है, पी एवरेज इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस बाई टी कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, टी लिमिट रखोगे 0 से t, ठीक है, 0 से t रखोगे लिमिट, तो ये ऑब्वियसली बात है कि t माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा t। अब ये जो t है ना, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ये t कट गया, इसका मतलब एवरेज पावर का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है, वी आर एम एस आई आर एम एस डिवाइडेड बाई कुछ नहीं इंटू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है ना। यही हमारे पास, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज पावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग याद भी रखिएगा। और यहाँ पर इसको क्या, इसी टर्म को क्या डिफाइन कर देते हैं हम लोग, इसी टर्म को हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं, कॉस फाई, या तो क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है ना, पावर फैक्टर। तो आज हम लोग अभी यहीं तक करते हैं, इसके बाद मैं अब इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा कि ये कॉस फाई क्या होता है, ठीक है ना, कॉस फाई क्या होता है, और कैसे यही टर्म इस टर्म के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि एवरेज पावर का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या होता है, रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये तो ठीक है कि हाँ भाई एवरेज निकालिए इंस्टेंटेनियस का, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई जो कि बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी आपके समझने में एवरेज पावर को। मगर एवरेज पावर का एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या होता है, क्या हम उसका सिग्निफिकेंस होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये कॉस फाई जो है ना, कॉस फाई का क्या जादू होता है, ठीक है ना। कॉस फाई बड़ा जादू करता है ये, ठीक है, सर्किट में। और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या कंसेप्ट है, इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, क्यों हमारे लिए पावर फैक्टर अच्छा रखना या बुरा रखना क्या इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर में धीरे धीरे एंटर करेंगे, और वहीं से हम लोग रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का कंसेप्ट देख के और पावर ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर यूजफुल लगा हो, कुछ आप लोग हो सकता है इससे मैं सिंप्लीफाई कर पाया हूँ आपके डेरिवेशन जो आप लोग पहले डिराइव करते थे या जैसे भी सीखते थे, ठीक है ना। फर्दर लेक्चर के लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और जो भी अगर आप लोगों को लगता है ये यूजफुल है आपके लिए या आपके ग्रुप में, आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स।